लाइव तो हो चुका हूँ और मैं आ गया हूँ। सबकी राह देख रहा हूँ, अभी तक कोई लाइव। ओके राघव, हाँ जयदेव जी आई है। गुड इवनिंग। लोग आने की राह देखता हूँ, थोड़े बहुत लोग आ जाएं फिर शुरू करें। हाँ, हेलो, निश्चय, राघव। कुछ लोगों की और राह देखें। थैंक यू ज्योति, नमस्कार। कोकोनट थिएटर चाय वाय और रंगमंच के इस लाइव सेशन में कोकोनट ने ये पूरा प्लेटफॉर्म जो दिया है वो बड़ा ज़बरदस्त है, क्योंकि ये लॉकडाउन के पीरियड में सब लोगों से संभाषण करना बहुत ज़रूरी है और इसलिए ये चाय बाय और रंगमंच के साथ हम लोग मिले हैं। आपके साथ आज मेरा जो रंगकर्म है और उसका ओवरऑल उसकी चर्चा या आपसे साझा करने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। दिलीप भाई थैंक यू, अहमदाबाद से हैं। नीरव पटेल थैंक यू। तो ऐसा है कि ये आत्मकथा सभर चीज़ न होते हुए मैं ऐसा कहूँगा कि मैं रंगकर्म से किस प्रकार से जुड़ा और क्यों जुड़ पाया। तो आज जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा जन्म ऐसे कुटुंब में हुआ, वो मेरा सद्भाग्य है और सौभाग्य है कि ऐसे कुटुंब में मेरा जन्म हुआ कि मेरे ग्रैंडफादर, मेरे दादाजी जो थे वो बहुत अच्छे पुराणिक थे और पुराणिक मतलब पुराणों की जो कथा होती है वो लोगों के सामने रखते थे। तो जो बेसिक स्टोरी टेलिंग है वो मेरे डीएनए में है। वो संस्कृत के विद्वान थे। मेरे पिताजी जो हैं वो संस्कृत एमए रहे और वो खुद संस्कृत नाटकों में काम करते थे, भारतीय विद्या भवन में पढ़ते थे। इसलिए एक पौराणिक ग्रैंडफादर का पोता और एक कीर्तनकार और संस्कृत वेदांत के ज्योतिष के और व्याकरण के ऐसे विद्यार्थी रहे। मेरे पिताश्री नारदीय परंपरा के कीर्तनकार रहे। अब नारदीय परंपरा क्या है ये मैं समझाता हूँ कि नारदीय परंपरा ये नारद मुनि के भक्ति सूत्र हैं। हमें जो फिल्मों में बताया जाता है कि नारद यानी आग लगाने वाला, यहाँ से वहाँ, ये एक बहुत ही विकृत स्वरूप बताया गया है फिल्मों में। लेकिन नारद एक परंपरा थी और उसके भक्ति सूत्र हैं। जैसे महाराष्ट्र में आख्यान अपने वारकरी संप्रदायों का कीर्तन होता है, जिस प्रकार से तुकाराम महाराज जी थे, वो भी संत, बहुत महान संत हो गए। तो उसी प्रकार नारदीय परंपरा का कीर्तन महाराष्ट्र में होता है। वैसे मैं हूँ गुजराती, लेकिन हमारी कई पीढ़ियाँ यहाँ महाराष्ट्र में आई। गुजरात भी जाना आना रहता था। घर में मातृभाषा गुजराती और बाहर मेरा जो पढ़ना है वो रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में होने की वजह से मराठी पर भी उतना ही प्रभुत्व रहा। शिक्षा मेरी मराठी में हुई, फिर मुंबई आया। तो ये मेरा जो बैकग्राउंड है कीर्तन परंपरा का, तो नारदीय परंपरा का जो कीर्तन है वो ये है
कि एक कोई भी अभंग हो, कोई भी संत काव्य का एक काव्य हो, या दोहा हो कबीर का, मीरा का, या भगवत गीता का कोई श्लोक हो, या श्रीमद् भागवत का कोई श्लोक हो, और उस पर से वो पूरा जो कीर्तन है वो पूर्व रंग और उत्तर रंग यानी फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ जैसे नाटक में होता है, वैसे 2.5 घंटे का एक बिल्कुल बाकायदा जिसे कहते हैं एक उद्बोधनात्मक प्रबोधनात्मक एक परफॉर्मेंस ही है। उस व्यक्ति को शास्त्रीय संगीत का ज्ञाता होना आवश्यक है, शास्त्रीय संगीत की जानकारी होना आवश्यक है, गायन की जानकारी होना आवश्यक है, उसे वाद्यों की जानकारी होना आवश्यक है। केवल जानकारी नहीं, वो बजाने भी आने चाहिए। उसके बाद में वक्तृत्व अच्छा होना चाहिए। उसके बाद में जो भाव है या नवरस है, वो रसोत्पत्ति कैसे करनी चाहिए, किस समय करनी चाहिए, वो सारे रसों पर आरूढ़ होकर, मतलब एक व्यक्ति अनेक पात्रों को, एक विषय को सबके सामने 2.5 घंटा रखता था। तो ऐसी परंपरा के मेरे पिताजी रहे हैं। जैसे गुजरात में वो घट होता है, धार्मिक लाल पंड्या जिन्हें माणभट्ट कहते थे, कि जो ऐसे माण होता है उसके ऊपर बजा के, वो आख्यान परंपरा थी। इस नारदीय परंपरा में वो खड़े रहकर, बगल में 2 साथीदार बिल्कुल बाकायदा होते हैं, हारमोनियम, तबला, या कभी कभार सितार वादक भी होता है, जैसे अनुकूलता। तो उस प्रकार से वो कीर्तन परंपरा के मेरे पिताश्री होने के कारण बचपन से मैंने ये परंपरा के जो कीर्तन हैं वो सुने हैं। महाराष्ट्र के टॉप मोस्ट कीर्तनकारों को मैंने मेरे बचपन से सुना है। तो इसलिए एक व्यक्ति कैसे लोगों को मंत्रमुग्ध करता है, हिप्नोटाइज करता है, वो उनको बांध के रखता है, वो उनको एक सात्विक आनंद भी देता है, वाचिक आनंद भी देता है। वो आहार्य विजुअली क्रिएट नहीं कर सकता, लेकिन शब्दों से वो आहार्य दिखता है। इतना प्रचंड सामर्थ्य उस कीर्तनकार में होना आवश्यक है। तो ऐसी परंपरा को मैंने बहुत नज़दीक से देखा, और इसलिए शायद मेरे डीएनए में कहो या मेरे ऑब्जर्वेशन में कहो, ये बचपन से ही आया। इसलिए शायद ये नाटक का जो संस्कार है या नाट्य का संस्कार है, अब नाटक और कीर्तन में बहुत फर्क है। तो फर्क इन द सेंस उसमें भी जैसे भरत मुनि ने ये सारा नाट्य शास्त्र जो दिया, वो ब्रह्मा जी ने कहा और उन्होंने लिखा, और उन्होंने ये इसलिए रचा कि इंद्र वगैरह देवताओं ने, वो कथा है ऐसे कि ब्रह्मा से कहा कि मन का रंजन, मनोविनोद का एक रंजन करने के लिए। रंजन का मतलब कॉमेडी नहीं, रंजन का मतलब उन्हें किसी भी विषय को, जिस विषय में उन्हें रुचि है, उस रुचि से उनके मन को शांति मिले, उनके मन को, बुद्धि को कुछ आयाम मिले। इसलिए एक ऐसा साधन निर्मित करो कि जो दृक् भी हो और श्राव्य भी हो। ऐसे वेद की रचना करो, ऐसी रचना करो कि जिससे जो लोग हैं वो क्रोध, लोभ, ईर्ष्या से भ्रांत हैं, दिशा भ्रांत हो गए हैं, वो दुखी हो रहे हैं, सुखी होकर भी दुखी हो रहे हैं, तो उनको सुखी करने के लिए इसकी रचना करो। तो उसकी रचना जो हुई, वो रचना मेरे घर में बिकॉज ऑफ मेरे पिताजी का ये संस्कृत वाङ्मय का पढ़ना, उसकी वजह से वो जब कहते कि जैसे उसमें मतलब सब कुछ है, भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में नाट्य लेखन हो, उसमें ऐसी कोई भी कला नहीं है कि जो नाट्य शास्त्र में नहीं है, इसलिए उसको 5वां वेद कहा गया है। ये सब मुझे घर से मिला। तो मैं सौभाग्यशाली रहा हूँ कि उन्होंने, जैसे उसमें है कि वाचिक जो है, हम बोलते हैं कि जो गद्य है, जो हमारा स्क्रिप्ट है, वो कहाँ से लिया, तो ऋग्वेद से लिया। और जो हमारा संगीत है, जो गीत है, वो कहाँ से लिया, तो सामवेद से लिया।
अभिनय कहाँ से लिया तो कहा यजुर्वेद से लिया। रस जो है, भाव की उत्पत्ति है, वो कहाँ से ली तो कहा कि वो अथर्ववेद से लिया। तो ये 4 वेदों से ये सारा लेकर इस 5वें वेद की रचना हमारे भारतवर्ष में, विश्व में कहीं इतना डिटेल वर्क विश्व में कहीं नहीं हुआ जो भारतवर्ष में हुआ। ये हमारा सौभाग्य है। दुर्भाग्य ये है कि हम इससे परिचित नहीं हैं। इसलिए मुझे ये घर से ही, जिसे पीयूष बोलते हैं या जिसे ये अमृत बोलते हैं, वो मुझे घर से ही मिला। और इसीलिए मैं सौभाग्यशाली रहा हूँ। तो ये संस्कार जो हैं, तो इसमें ये इतना विशाल है कि मुझे ऐसा लगता है कि आंगिक, वाचिक, आहार्य और सात्विक, इसके आगे अभिनय का या कला के, इसके आगे कुछ नहीं है। 5वां कुछ नहीं है, इसमें सब सीमित है और इतना विशाल ग्रंथ है। ये मुझे ऐसा लगता है कि हमारा दुर्भाग्य है। ये कुछ लोगों को इसके विषय में बहुत थोड़ी मालूमात है, तो ये भी सिखाना चाहिए। मुझे लगता है कि ये मुझे बचपन से ही शायद मिला, या मेरे जब से मैं समझने लगा थोड़ा बहुत, तब से मुझे मिला। इसलिए शायद मेरा जुड़ाव जो है वो रंगभूमि से हुआ। मेरे ग्रैंडफादर की भी इच्छा थी कि भाई ये कोई कीर्तनकार बनूं मैं, मेरे पिताश्री की भी इच्छा थी या कथाकार बनूं, लेकिन मेरी रुचि जो थी वो चित्रकार बनने में थी। और इसलिए मैंने वहाँ प्रयत्न किया। मुझे जे स्कूल ऑफ आर्ट में एडमिशन नहीं मिला, इसलिए मैं फिर 1 साल मैं मिठीबाई कॉलेज में रहा, 6 ही महीने रहा, और बाकी के महीने नाटकों में, इंटर कॉलेजिएट कॉम्पिटिशनों की, वहाँ से मुझे मतलब थोड़ी बहुत जो बैकग्राउंड है मुंबई का, जो शिक्षा बेसिक कहते हैं। सौभाग्य ये रहा कि वो इंटर कॉलेजिएट से भी मिली, और इंटर स्कूल कंपटीशन में पार्टिसिपेट होता था। इंटर स्कूल सुधा करमरकर जी, जो बाल रंगभूमि की बहुत बड़ी क्या कहें कार्यकर्ता थी, और बहुत बड़ा योगदान है उनका बाल रंगभूमि के लिए। तो उनके वर्कशॉप है, सुलभा देशपांडे जी के वर्कशॉप थे। फिर ऐसे वर्कशॉप में जाके इंटर स्कूल कुमार कला केंद्र की कंपटीशन हो, फिर इंटर कॉलेजिएट कंपटीशन, जो मुझे ऐसा लगता है कि आज की तारीख में 1950 में भारतीय विद्या भवन में ये एकांकिका स्पर्धा की जो शुरुआत हुई, वो बेसिक वही जो नाट्य में रुचि रखता है वो विद्यार्थी, वो कॉलेज का विद्यार्थी उसी में रचा पचा रहता था, और अपने आप पर वो संस्कार करवाने के लिए वो इंटर कॉलेजिएट कंपटीशन में पार्टिसिपेंट होता था। उसमें चाहे लेखन हो, उसमें चाहे दिग्दर्शन हो, अभिनय हो, तो बच्चे इतने ओतप्रोत हो जाते थे दिन रात। तो मुझे ऐसा लगता है ये सारा जो श्रेय है वो भारतीय विद्या भवन को जाता है। उसके बाद INT की स्पर्धाएं होती थी, उन्मेष की स्पर्धाएं होती थी मराठी में। मैं मराठी में ज़्यादा पार्टिसिपेट होता था, हिंदी में होता था इप्टा में। और ये सारी कॉम्पिटिशनों में से मुझे ऐसा लगता है कि मुंबई में, चाहे वो फिल्मों में आजकल जो समृद्ध कलाकार हैं या प्रोफेशनली जो सक्सेसफुल हैं, अपनी यात्रा बहुत यशस्वी कर चुके हैं, ऐसे सारे लोग इसी कंपटीशन का ही कंपटीशन से ही निकले हैं, और इसी कंपटीशन की वजह से ही वो तैयार हुए हैं। ऐसा मैं निश्चित रूप से मानता हूँ कि उनका जो बेस है, उनका जो प्रशिक्षण है, वो ये कंपटीशन से ही हुआ है। और फिर इंटर स्टेट कंपटीशन हो, तो मेरा पहला नाटक था इंटर स्टेट कंपटीशन में, वो था कैसलिंग। और जे स्कूल ऑफ आर्ट में मेरा ग्रुप रहा, आशुतोष आप्टे, माय फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड। ही वॉज अ ग्रेट पेंटर, ही इज़ रादर। वो आज भी मेरे मतलब मेरे चाणक्य में मेरे एसोसिएट डायरेक्टर रहे हैं। मेरे सेट का डिज़ाइन भी उन्होंने बनाया है, मेरे प्रकाश का डिज़ाइन भी उन्होंने बनाया है। तो मित्र जो हैं
वो उस समय अच्छे बने। जब मैं मिठीबाई कॉलेज में था तब मेरा मित्र बना मिहिर भूता, जो बहुत बड़े लेखक हैं और मेरे परम मित्र हैं। बहुत बहुत ही कम मित्र हैं इस पूरी दुनिया में, बहुत सारे मित्र हैं, बट पहले जो मित्र हुए और जिनका संस्करण हुआ, जिनका संसर्ग हुआ, और उसकी वजह से मैं ये लंबी दौड़ आज तक जो लगा रहा हूँ। उसके बाद झैंग ग्रुप जो था हमारा जे स्कूल ऑफ आर्ट में, एकांकिका स्पर्धा हो, राज्य नाट्य स्पर्धा हो, इसमें पार्टिसिपेंट होते थे। तो जैसा भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में ये कहा गया है कि भाई न तज्ञानम न तशिल्पम न सा विद्या न सा कला नासौ योगो तत्कर्म नाट्यस्मिन् यन्न दृश्यते। ऐसी कोई कला, ऐसा कोई ज्ञान, ऐसा कोई शिल्प, ऐसी कोई भी विद्या, ऐसा कोई भी योग, ऐसा कोई भी कर्म नहीं है जो इस नाट्य विद्या में नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरा सौभाग्य ये रहा कि मैं जे स्कूल ऑफ आर्ट में जो रहा, या मेरा पेंटिंग की जो मेरी रुचि थी, खैर मैं मेरे दुर्भाग्यवश वो पूर्ण भी नहीं कर पाया, क्योंकि मुझे कमाना भी था और मुझे कमा के मेरा शौक़, मेरे जिसमें मेरी रुचि थी उसे भी संपन्न करना था, क्योंकि एक बहुत ही मध्यम वर्गीय परिवार से था। इसलिए पिताश्री ने कहा था कि भाई आई विल सपोर्ट यू, बट वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू यू बी ऑन योर टोज एंड डू इट। बाकी मैं 2 वक्त की रोटी, घर में कोई भी तुझे तकलीफ नहीं होगी, बट ये अगर करना है तो खुद करो। ये डिसिप्लिन पहले से ही उन्होंने मुझे सिखाया था। इसलिए कमर्शियल आर्ट के माध्यम से मैंने पब्लिकेशन डिज़ाइनिंग किया, बहुत सारे न्यूज़पेपरों में मैं एक पेज डिज़ाइनर तरीके से, आर्ट डायरेक्टर के असिस्टेंट के रूप में बहुत सारे मैगज़ीनों में नौकरी भी की, और पार्ट टाइम मैं कॉम्पिटिशनों में पार्टिसिपेट हुआ करता था। और उन दिनों मेरे मित्र बन चुके थे 83 में मिहिर भूता, और हमारा बहुत मंथन भी चलता था कि क्या करें। और 86 में 86 में ये तय हुआ कि हम चाणक्य के ऊपर कुछ करें, क्योंकि मेरे घर में ये सारे संस्कृत नाटक होने की वजह से, एक मुद्रा राक्षस भी था, कौटिल्य अर्थशास्त्र भी घर की लाइब्रेरी में था, सब कुछ था। और मेरे जो गुरुजी थे संस्कृत के, उन्होंने मुझे ये बताया, मतलब जब वो मुझे पढ़ाने आते थे तब उन्होंने चाणक्य के विषय में कि कैसे उन्होंने इस राष्ट्र को अखंडित बनाने का जो प्रयास किया था, उस विषय में वो बहुत, नरसिंह शास्त्री भातखंडेकर के बहुत विद्वान व्याकरण आचार्य थे, और उन्होंने भी मुझे पढ़ाया है। डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी के जो पिताश्री रहे, उन्होंने भी मेरे पिताश्री को पढ़ाया है, और मुझे भी उनसे कुछ पढ़ने का मौका, सौभाग्य प्राप्त हुआ है। थोड़ा बहुत उनसे मैं भी सीखा हूँ। तो ये सारा बैकग्राउंड होने की वजह से कहो या जो भी कहो, फिर मिहिर ने वो पूरा लॉजिकली समझने के लिए, संशोधन करने के लिए, हम दोनों इतने पैशनेटिक थे उस नाटक के लिए कि 4 साल लगे वो रिसर्च करने के लिए। और उसके बाद 86 का शुरू हुआ रिसर्च, 1989 में ख़त्म हुआ, 90 में नाटक पूर्ण हुआ, और 90 में पहला प्रयोग हुआ चाणक्य का, जो आज 30 साल से लगातार चल रहा है। खैर मैं उससे पहले बात करता हूँ कि मुझे बहुत ऐसा होता था कि मैं कब मराठी में काम करूँ या गुजराती में काम करूँ या हिंदी में, वो भी एक कन्फ्यूजन था। तो मैंने सोचा नहीं, ये मेरी मातृभाषा है गुजराती, तो उसमें ट्राई करता हूँ। तो मैं एक दिन गिरीश देसाई साहब भारतीय विद्या भवन में उस वक्त पढ़ाते भी थे, और भारतीय विद्या भवन का भार वो भी लेकर चल रहे थे। उनके पास गया तो बोले, तुझे रातों रात क्या प्रवीण जोशी बनना है? मुझे डांटा उन्होंने, हैं तुझे रातों रात शैलेश दवे बनना है, क्या करना है? मैंने कहा यार कोई काम नहीं दे रहा है, आप बोलते हैं यंगस्टर्स नहीं है, हमें है कौवत। ऐसा मैं उनसे बात कर रहा था, क्योंकि वो सबसे मित्रता करते थे, उनसे छोटे भी थे तो वो उनके मित्र होते थे। बैठ, कॉफ़ी पिएगा? मैंने कहा हाँ पीऊँगा। 1 मिनट खड़ा रहे,
उन्होंने फिर फ़ोन किया चंद्रवदन भट्ट साहब, मतलब चंद्रवदन भट्ट साहब यानी जूनी रंगभूमि और नई रंगभूमि के, मतलब नई रंगभूमि के भीष्म पितामह कहे तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, जिनके साथ संजय कुमार साहब ने भी काम किया है। मेरा उनके साथ पहला नाटक हुआ मनु निवासी, चार्लीज आंट उनके साथ किया था मनु का रोल। उसके बाद में 90 में चाणक्य हुआ जो आज तक चल रहा है, और चाणक्य के लिए उसके लिए मुझे लगता है मैं 3 घंटे बोल सकता हूँ, इतना बड़ा विषय है। बट उसके पात्र की तैयारी के लिए मेरा बैकग्राउंड भी मुझे कारण रूप रहा। फिर फोनोटिक्स का जो शास्त्र है जिसे बोलते हैं लघु सिद्धांत कौमुदी, मैं इसलिए बार बार ये सारा बोल रहा हूँ कि हमारे यहाँ इतना सब कुछ लिखा हुआ है कि इतना सब कुछ है कि जिसमें आपका उच्चार कैसा होना चाहिए, आपका डिक्शन कैसा होना चाहिए, किस शब्द को जुबान कैसे हवा छोड़ती है, कैसे होठ कट करता है, कैसे दांत कट करते हैं, दंतव्य कौन से हैं, तालव्य कौन से हैं, किस प्रकार से उसका उच्चारण होना चाहिए वगैरह, ये सब। और मैं पूर्व मध्यमातक संस्कृत पढ़ा तो उसका भी मुझे आधार प्राप्त हुआ, वो मुझे उपयोगी हुआ चाणक्य के लिए। उसके बाद 92 में मैंने डॉक्टर तमेपन किया, शफी इनामदार जी के साथ उनके ग्रुप में चला गया, और मेरा सौभाग्य रहा कि भक्ति बर्वे इनामदार जी के साथ मैंने काम किया। मैं एक बात कहता हूँ कि भक्ति बर्वे इनामदार के साथ काम करना यानी अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन आपको आपके सामने है, वो आपको सिखा रही है। और उन्होंने मेरा प्ले भी देखा था चाणक्य, उस वक्त उन्होंने वो ती फुलरानी मराठी में कर रही थी, तब मुझे कहा था कि तू मास्टर कर, लेकिन मैं उस वक्त 93 में टिकू तलसानिया जी का नाटक शपथ जो कर रहा था, उस विषय पर आऊँगा। लेकिन भक्ति बर्वे जी के साथ काम करना मेरे जीवन का बहुत ही उच्चतम क्षण था, और मेरा सौभाग्य रहा कि एक भारत की सर्वश्रेष्ठ कलाकार, जिसको मैं मानता हूँ कि इतनी श्रेष्ठ अभिनेत्री आज तक मैंने थिएटर में नहीं देखी, वो है सरिता बेन है। बट भक्ति बर्वे के साथ काम करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ डॉक्टर तमेपन में। तो वो जो भी करती, उनको देखना, उनको देखकर जो सीखने को मिला, वो थिएटर, वो पूरे प्ले की प्रोसेस में मिला, वो उसके लिए मैं बहुत कुछ बोल सकता हूँ। बहुत मतलब ज़बरदस्त एक्सपीरियंस था मेरे जीवन का। और उसमें मैं तो 25 साल का था, लेकिन उनके हस्बैंड का रोल किया था उस वक्त। फिर शपथ किया, जो मेरे जीवन का मुझे ऐसा लगता है कि जो जॉनर मुझे दिल से पसंद नहीं है, और नाटक में ऐसा है कि इफ़ यू विल एन्जॉय देन यू विल मेक पीपल एन्जॉय। फिर भी मैंने उसको लिया मिहिर के आग्रह की वजह से, फिर टीकू भाई थे इसलिए मैंने वो नाटक किया। टीकू भाई के साथ काम करके पहले पता नहीं था, बट टीकू भाई इज़ सच अ वंडरफुल पर्सन, और बहुत मज़ा आया उसमें। लेकिन मेरे हिसाब से मेरा सबसे फंसा हुआ अगर कोई नाटक होगा तो शपथ है, क्योंकि वो स्टाइलाइज्ड और वो पूरा, जिस पर से ये किस बिफोर डाइंग, जिस पर से बाजीगर फिल्म भी बनी, वो वही सब्जेक्ट था जो शाहरुख जिसमें वो रोल कर रहे। खैर ये नाटक बनाया था, बहुत अच्छा नाटक लिखा था, लेकिन उस प्रोसेस में वो नाटक के शोज जो भी हुए, जितने भी हुए, मैं लगातार प्रयत्न करता रहा कि इस प्रकार का थ्रिलर जॉनर मैंने इससे पहले कभी नहीं किया था। तो रिहर्सल वक्त ऐसा फंसा था, तो मुझे ऐसा लगता है कि उस नाटक ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। लेकिन खैर बाद में उसके शोज भी अच्छे हुए, लेकिन पहले कुछ शोज थे उसमें इतना अनकंफर्टेबल रहा बिकॉज ऑफ द जॉनर, जो जॉनर कभी मैं दिल से करना नहीं चाहता था कहो, या मेरी उसके तरफ इतनी वो नहीं थी, झुकाव नहीं था शायद इसलिए। बट थैंक्स टीकू भाई एंड थैंक्स मिहिर। उसके बाद में मैं वर्सेटाइल, मैंने चाणक्य की जो इमेज नाटक की वजह से जो बनी कि बहुत सीरियस एक्टर है, लेकिन मैं वर्सेटाइल हूँ। एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि मैंने स्वयं मुझे ढूंढने का जो प्रयास और प्रवास किया, अभी भी मैं अपने आप को ढूंढने का प्रयत्न ही कर रहा हूँ। इतने नाटक, जो भी नाटक किए मैंने, गांधी विरुद्ध गांधी किया, कलापी किया, सकपन्ना सौदागर मैंने खुद डायरेक्ट किया,
तो मुझे ऐसा लगता है कि एक एक्टर अपने आप को ढूंढने का प्रयास कर रहा है कि मैं क्या करूँगा, और वो डेफिनेटली अतृप्त रहता है। कोई ऐसा एक्टर नहीं है ज़िंदगी में कि कोई भी इस कला का कलाकार ऐसा नहीं करेगा, या दिग्दर्शक ऐसा नहीं कहेगा राइटर है मुझे सब कुछ आ गया या मुझे सब कुछ आता है। दैट प्रोसेस इज स्टिल ऑन। लेकिन रंगीलो एक नाटक मैंने ऐसा किया, अश्वापश्वी के ऊपर से, दिलीप प्रभावलकर जी का नाटक था। 3 साल के बाद उन्होंने मुझे राइट्स दिए। एक मराठी मेरा नाटक था, सर्वस्वी तुझीच, विवेक लागू का नाटक था। वो नाटक देखने के बाद उन्होंने मुझे उसके राइट्स दिए। वो बोले तू कैसे करेगा इसे? मैंने कहा मैं करना चाहता हूँ, मैं देखता हूँ। 9 महीने लिए मैंने उस नाटक को लिखने के लिए। मैंने 2-3 राइटरों को पूछा, वो बोले नहीं यार ये कैसे कर सकते हैं। तो फिर मैंने उसे खुद ही रूपांतरित किया, और उसमें लेडी भी की। वो लेडी अफ्रीकन बोली वाली, अफ्रीकन गुजराती कैसे बोलते हैं सिंग सॉन्ग टोन में, तो उसका थोड़ा बहुत मुझे नॉलेज था। तो बहुत भयंकर लेडी थी वो, कोकिला बेन। उसमें मेरी जो आइडेंटिफिकेशन है चाणक्य की, वो आइडेंटिफिकेशन जैसे उनकी चिमन राव थी, तो वो चाणक्य का एक प्रवेश था उसमें। उसके बाद में जो अंत में वृद्ध आता है, वो मुझे कहा कि देख मेरे कैरेक्टराइजेशन जो मैंने किए हैं वो मैंने मेरे लिए, मैंने कहा नहीं उसको मैं हाथ नहीं लगाऊंगा, लेकिन जो कल्चरल चेंजेस हैं, वर्डिकल ह्यूमर है, वो तो सब कुछ चेंज करना पड़ेगा। वो वैसा जो का त्यों तो रहेगा नहीं। वो बोले हाँ। मैंने कहा आपने कैसे वर्क किया है? तो एक ऐसा सच अ फिनोमिनल एक्टर, आई अडोर हिम एज एन एक्टर। एक अद्भुत अभिनेता है वो। तो उनके साथ उन्होंने मुझसे साझा किया। फिर पता चला कि एक एक्टर जो है वो ज़िंदगी में कभी भी मरना नहीं चाहता, न वृद्ध होना चाहता है। वो अपने मास्क जो है एक के ऊपर एक लगाना चाहता है। जैसे रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि एक एक्टर है और एक ब्रह्मा है जो एक जीवन में अनेक जीवन जी सकता है। तो एक अनेक जीवन जीने का मौका एक एक्टर को मिलता है, लेकिन वो एक्टर जो है वो मरना नहीं चाहता, वो डाई होना नहीं चाहता, वो वृद्ध होना नहीं चाहता। और ये बहुत कमाल का एक प्रहसन था, एक बहुत बड़ा चैलेंज था मेरे लिए। और एक ऐसी घटना में जो स्पेस और टाइम सेम टाइम, एक फेलिसिटेशन है एक्टर का, वो नहीं आते, इन बिटवीन वो 5 किरदार आते हैं। तो ये अपने आप को प्रूव करने के लिए, प्रूव यानी भाई मैं कोई भी किस्म के रोल कर सकता हूँ, ये अपने आप में अपने आप को आत्मविश्वास दिलाने के लिए मैंने वो किया और सक्सेसफुल रहा। काफ़ी शोज़ किए उसके बाद में गांधी विरुद्ध गांधी, एंड वन ऑफ द फाइनेस्ट डायरेक्टर विद जिसके साथ मैंने काम किया वो है चंद्रकांत कुलकर्णी। मतलब बहुत ऐसे डायरेक्टर हैं रंगभूमि पर, लेकिन आई कंसिडर ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट। और रियलिज़म क्या हो सकता है, और गांधी विरुद्ध गांधी में मैंने हरिलाल का पात्र किया था, अतुल वॉज देयर। तो गांधी जी के वो उसके लिए कोई फिल्म नहीं थी, हरिलाल के लिए जो भी वर्डिकल मिल रहा था उसके आधार पर वो कैरेक्टर बिल्ड करना था। उस कैरेक्टर के काफ़ी उतार चढ़ाव भी थे, बहुत कुछ था। फिर कला पे जो कवि गुजराती के बहुत श्रेष्ठतम राजा थे, लाठी के राजवी थे और बहुत ज़बरदस्त कवि थे। मीर भूता ने वो नाटक लिखा था, और वो नाटक भी मैंने किया। नौशील मेहता ने उसे डायरेक्ट किया था। बहुत अद्भुत अनुभव रहा वो। और 16 साल से लेकर 32 साल तक का उनकी आयु थी। वो पूरा टाइमलाइन था, बहुत ज़बरदस्त था और काव्यमय पूरा नाटक था। फिर सकपन्ना सौदागर मैंने डायरेक्ट किया। मैंने सोचा कि मैं एक्सीडेंटली डायरेक्टर बना कि कमर्शियल जो सो कॉल्ड व्यावसायिक थिएटर है उसमें भी लेकिन मैंने नाटक ऐसे ही किए। उसके बाद में मन मणे थे मेड़ो किया, जो मराठी राइटर हैं हमारे अभिराम भड़कमकर, उनका लिखा हुआ नाटक था। प्रकाश कापड़िया ने उसे अडॉप्ट किया कि भैया एक स्कीज़ो और नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में
इतनी सी पतली रेखा है कि एक व्यक्ति जो कॉम्प्रोमाइज़ करके अपनी लाइफ को आगे बढ़ाता है, हाँ, वो सक्सेसफुल हो पाता है, और जो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता वो अपने मन को फिजिकल मारता है, हाँ, वो स्कीज़ो है। बहुत कमाल का था। एक स्कीज़ो, एक बहुत ही बुद्धिमान स्कीज़ो एक डॉक्टर के पास जाता है और कहता है कि मुझे आप उपचार दो, मैंने आपका नाम सुनकर आपके पास आया हूँ मैं। और वो डॉक्टर उसे उपचार करते करते खुद को रेट्रोस्पेक्ट करता है। बहुत अद्भुत कथा थी, और वो भी एक अलग प्रकार का कैरेक्टर था, एक अलग मानसिकता थी उसकी। वो भी नाटक किया मैंने। खैर, इसके आगे पीछे बहुत सारे नाटक किए, लेकिन ये कुछ प्रमुख नाटक हैं जो मेरे ज़िंदगी के आज तक जिन्होंने भी देखे हैं, मैंने गिन के 17 नाटक किए आज तक। फिर मेरा प्रवास सर्वाइवल के लिए सीरियल भी हुआ, फिल्म भी हुआ। लेकिन एक बात कहता हूँ कि जो नाटक ने मुझे दिया आज तक, और जो नाटक मैं इसलिए करता हूँ कि सेटिस्फैक्शन तुरंत, वो एक तो लीनियर प्रोसेस का जो आनंद है, और एक कैरेक्टर को, पात्र को एक तरह से बनाने का जो आनंद है, और उसकी जो आदत बन जाती है, और वो आदत आप फिल्मों में जिस तरह से काम करते हैं, आज क्लाइमैक्स हुआ, कल परसों कोई भलता सीन हुआ, तो वो सारा जो ग्राफ है, वो ग्राफ को सीखने की जो प्रक्रिया है, वो आप थिएटर आपका मजबूत करता है। तो जैसा मेरे लिए थिएटर इज़ एवरीथिंग, मेरे लिए प्राणवायु है, मेरे लिए माँ है, मेरे लिए सब कुछ है। तो मैं मेरा टाइम निकाल कर, जैसे एक अपने इनकम का 10वां भाग निकाल कर हम एक धर्मादाय काम करते हैं, तो मेरा नाटक ये धर्म है, और इसलिए मैं थिएटर से जुड़ा हुआ रहूँगा। ये मेरे में से कभी नहीं जा सकता। साल का अभी भी सरदार पटेल एक नाटक करने वाला था, लेकिन लॉकडाउन की वजह से ये हो नहीं पाया। बट सरदार द गेम चेंजर बहुत अद्भुत है कि उन्होंने कैसे भारतवर्ष को एकत्रित किया। जो स्टोरियाँ, जो कथाएं, पता ही नहीं है लोगों को क्या हुआ था। सिर्फ एक पता है कि सरदार पटेल ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई, लेकिन बहुत ज़रूरी है। और मैं ऐसा निश्चित मानता हूँ कि मैं ऐसा थिएटर करना चाहता हूँ कि अगर मैं थिएटर करूँ तो वो लोकभोग्य हो, लोकमान्य हो, और लोगों को उस थिएटर एक्सपीरियंस से वो ले जाएं, कुछ ऐसा ले जाएं कि वो जीवन भर उसे याद रखे। और वो जो सात्विक अनुभूति है या वाचिक की जो शक्ति है, वो अनुभूति लेकर वो जाएं, और वो प्रयोग करने का मौका सिर्फ और सिर्फ थिएटर में ही प्राप्त हो सकता है, सीरियल या फिल्म में नहीं हो सकता। मुझे लगता है बहुत वक्त हो चुका है। अगर किसके कोई क्वेश्चंस हैं तो हम पूछेंगे, क्योंकि मेरे बाद रीटा गांगुली जी हम सब की गुरुजी हैं, किन किन की गुरु हैं वो, और उनको सुनना सबका सौभाग्य होगा। और सुरेश शर्मा जी नमस्कार। मनोज जी, वी आर स्टिल cherishing the memories of Chanakya stage in Ludhiana. Thank you Sharma ji. Tejinder Kaur ji, you are simple but your acting is too good. Thank you ma'am. Vinay Joshi sir, your Chanakya was amazing. It was great to hear from you. I watched your 900 show. Oh my god. Thank you. ठाकरे में, हाँ, मैंने एक किया कि उसे मैंने पहले मैं एक्सपेरिमेंटल में या पृथ्वी में करता था, उसके बाद में उसका एक एक्सपीरियंस कहूँगा कि मैंने सिर्फ उसे नॉन प्रोसीनियम या प्रोसीनियम तक सीमित नहीं रखा। मैंने चाणक्य नाटक का ऐसा एक्सपीरियंस किया है पूरे देश में, एक एक कोने में देश के जाके आया हूँ। मैंने 25,000 लोगों के सामने भी वो नाटक किया है। मतलब नाटक हो रहा है, 7 LED ट्रक पे यहाँ है और 7 LED यहाँ है, अंतराल में बड़ी बड़ी LEDs, और उस पर वो नाटक मैंने किया है। 10,000 ऑडियंस के सामने किया है। अब मैं उत्तर प्रदेश और बिहार की ओर जब भी जाता हूँ तो 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार मिनिमम क्राउड उतना होता ही है।
तो आई थिंक ये अपने आप में, मतलब जो नाटक एक पैशन से शुरू किया था थिएटर, हर कलाकार का अपना एक पैशन होता है और वो पैशन ही रहना चाहिए, वो उतना ही ज़बरदस्त रहना चाहिए। और वो नाटक पैशन से परिवर्तित होकर एक मिशन तक आया है कि ये विचार, ये एकात्म राष्ट्र का विचार जो है वो जन जन तक पहुँचे, हर नागरिक तक पहुँचे। और इस विचार से वो प्रयोग करता हूँ। और मुझे बड़ा विशेष आनंद होता है कि थिएटर क्या कर सकता है, कि पहले वो नाटक जो है वो उसमें दृश्यों की अमुक मर्यादा है, वाचिक अद्भुत वाचिक है, और इसका परिणाम इतना अद्भुत हो सकता है, इतना दैवी हो सकता है कि इतना, मतलब एक इतने ऑडियंस में भी कोई ऐसे ऊंचू भी नहीं होता जहाँ प्रतिसाद चाहिए, जहाँ मानुषी होना चाहिए, वहाँ वाह वाह क्या क्या बात है, ऐसा सब होना चाहिए, वो होता है। और वो सात्विक आनंद मुझे भी मिलता है और वो लोग ले रहे हैं उसकी भी अनुभूति मुझे होती है। और यही नाटक की क्या कहें उसे, एक उच्चतम बिंदु है। और इसी के लिए नाटक जो है वो हर कलाकार नाटक हमेशा करना चाहेगा और हमेशा करना चाहता है। दीपेन भाई नमस्ते सर, चाणक्य वॉज अमेजिंग, इट वॉज ग्रेट टू हियर फ्रॉम यू, थैंक यू। तेजेंद्र जी, और कोई है सर? प्लीज़ मारे ए જાણવું છે કે મેં કોમેડી રોલ કરી શકું છું પણ સિરિયલ રોલ નહીં કરી શકતો હે, એની મને પ્લીઝ। सीरियस रोल नहीं कर सकते भाई, आप सीरियस हो जाओगे तो सीरियस रोल कर पाओगे। एनीवे, जूली सिद्धपुरा, हाय सर। यस सुरेश जी, सांस्कृतिक समागम में आया था लुधियाना। जयती भाटिया, थैंक यू जयती, थैंक यू नीरव भाई। थैंक यू। मैं एक बात कहूँगा, अगर थिएटर के देखने वाले सुनने वाले जितने भी लोग हैं, मैं निश्चित रूप से कहूँगा, चाहे वो नृत्य क्षेत्र का हो, चाहे वो गायन क्षेत्र का हो, चाहे वो सेट डिज़ाइनर हो, आई विल टेल यू, हर एक व्यक्ति के लिए नाट्यशास्त्र जो है, अभिनव गुप्त का संक्षिप्त नाट्यशास्त्र भी है, उसका भी संस्कृत का हिंदी में अनुवाद है। प्लीज़ गो थ्रू। हमारी धरोहर में इतना सब कुछ है कि हमें वहाँ देखने की, ऑफ कोर्स हर एक का अपना अपना एक तरीका होता है, बट हमारे यहाँ इन सब के विषय में कहा गया है, सब कुछ कहा गया है। वो पढ़ें, क्योंकि हमारी धरोहर है, इसे हम खोए ना और इसे हम संजो के रखें। थैंक यू। और इससे कुछ हमें प्राप्त भी हो सकता है, ऐसा नहीं है, इट इज़ नॉट आउटडेटेड। सो प्लीज़ गो थ्रू दिस। इसका संस्कृत इंग्लिश भी मिलेगा अगर चाहोगे तो। थैंक यू ललित जी, नीरव भाई, थैंक यू। सो मुझे ऐसा लगता है टाइम 10 मिनट में ललित सिंह पोखरिया जी नमस्कार, थैंक यू। और किसी कोई प्रश्न है तो थैंक यू। मेरा गुजराती मूवी चाशनी में काम अच्छा लगा, राजेश भाई, थैंक यू। जयती, यू विल गेट, ये पुस्तक कहाँ आप, आई थिंक NSD की लाइब्रेरी से भी मिलेगी, आप उनको पत्र लिखेंगे। अभी तो खैर लॉकडाउन है। आपको हम किसी भी, मैं आपका नंबर लेकर मैं आपको ये करूँगा, डेफिनेटली
आई गेट बैक, मतलब मैं आपसे फ़ोन पर SMS करके आपको बात करूँगा डेफिनेटली, और बताऊँगा कि कहाँ से मिलेगी, बट मिलती ज़रूर है। विजय शुक्ला जी थैंक यू। परेश देवानी हेलो गुड इवनिंग सर। मिश्रा थैंक यू। पार्थ भाई थैंक यू। आई थिंक ऐसा है कि किसी भी एक मैं हमेशा एक बात बताता हूँ, मेरे पास 10 मिनट है और फिर रीटा जी को भी सुनना है, क्योंकि एक अद्भुत व्यक्तित्व है थिएटर वर्ल्ड का, तो हम उनको सुनना भी चाहेंगे। और इसके बाद 6 बजे में आप ज़रूर रीटा जी को सुनिएगा। लेकिन एक बात ज़रूर बताना चाहूँगा कि मैं हमेशा कुछ अलग अलग, हमेशा अलग अलग करना चाहता हूँ कि जैसे एक बात बताता हूँ कि एक चित्रकार का, मेरे अंदर एक चित्रकार का होना एज एन एक्टर मुझे कितना हेल्पफुल रहा, रादर कि भाई एक्सप्रेशन है, मेरे जो एक्सप्रेशन है मैं कलर से कैनवास पे करना चाहता था, लेकिन मेरे मानस पटल पर जब मैं उस पात्र के विषय में पढ़ता हूँ, या अच्छा हो के जो लेखक ने लिखा है, दिग्दर्शक ने जो मुझे समझाया है, और मैं सरेंडर होता हूँ किसी भी डायरेक्टर को। आई थिंक वी शुड बी ब्लैंक स्लेट, बट इसका मतलब ये नहीं कि हम सवाल ना पूछे, बट सवाल ऐसे पूछें कि जो ज़रूरी हो, जो आपको रियली आए हो। सिर्फ पूछने के लिए और शोबाजी करने के लिए पूछने का कोई मतलब नहीं है, बट अपने मानस पटल पर उन शब्दों को पढ़ने के बाद एक विजुअल अपने आप तैयार होता है, और वो कैसा दिखेगा, क्या ऐसा दिखेगा, क्या उसका चलना कैसे होगा, वो क्या पढ़ा है। आई थिंक चंद्रकांत कुलकर्णी के साथ काम करके इस बात का ज़्यादा एहसास या बहुत कुछ सीखने को मिला उनसे। ही इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट डायरेक्टर वी हैव इन थिएटर। वो मराठी में ज़्यादा काम करते हैं, गुजराती में भी उन्होंने ये गांधी विरुद्ध गांधी किया था, फिर और एक प्ले किया था, दो प्ले किए थे उन्होंने, सरिता बेन को लेके प्ले किया था। तो ये है कि वो प्लस पॉइंट एज एन एक्टर मुझे मिला कि एक तो हम थोड़ा सा अपने आप में भी कॉन्सेंट्रेट होके शब्दों के वो पूरा ग्राफ क्या है, वो ग्राफ को हम पेपर पे लिख कर, अगर पेपर पर लिखने की आदत नहीं है तो जहन में लिखकर अपने नोटेशन बनाकर कि ये क्या हो सकता है। और दूसरा है कि नेचुरली आजकल क्या हुआ है, फास्ट फूड का है ज़माना, और ये यंगस्टर्स बहुत टैलेंटेड भी हैं, लेकिन हुआ है कि ये मेरा काम ओके हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये मैं एटलीस्ट डायरेक्टर के साथ बातचीत करूं, डायरेक्टर से पूछूं मैं कि क्या मैं ये कर रहा हूं बराबर है, या वॉट एवर आई एम नॉट सेटिस्फाइड, मुझे ऐसा लगता है, तुम्हें क्या लगता है। तो डायरेक्टर अलग अलग प्रकार के डायरेक्टर हो सकते हैं, लेकिन ये संवाद उसके साथ होना बहुत आवश्यक है। सिर्फ लाइन बाय हार्ट करके और मुझे यहाँ जाने के लिए बोला है इसलिए मैं जाऊँ, ऐसे करना यानी व्यावसायिक थिएटर करना ऐसा नहीं है। वो व्यावसायिकता पूरी होनी चाहिए जिसमें जिस एक्टिंग विधा में आप हैं उसका हर चीज़ एक्सप्लोर करना आपको अनिवार्य है, हर चीज़ की जानकारी आपको होना अनिवार्य है, और उसके लिए भयंकर कॉन्शियस होना भी आवश्यक है, ऐसा मुझे लगता है। और उस तरह से अगर काम करेंगे तो डेफिनेटली हमको सक्सेस मिलती है। मुझे लोग पूछते हैं कि थिएटर से क्या मिलता है, मैंने कहा कि निजानंद, स्वात्मानंद, और मैं योग को, मेडिटेशन को और इसको बहुत एक मानता हूँ कि जैसे मेडिटेशन में हम ध्यान धर के कहाँ चले जाते हैं, हमारे मन को नियंत्रण करने के लिए हम हमारे एकाकार हो जाते हैं सोल के साथ, जो हमारी चेतना है उसके साथ। तो
सेम चीज़ है कि हम किसको ढूंढने जा रहे हैं, उस पात्र की मानसिकता को। तो पात्र की मानसिकता को ढूंढते ढूंढते हमें वही करना है जो हम योग में कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि हर व्यक्ति ने, हर एक्टर ने मेडिटेशन, ध्यान, किसी भी, कोई भी गुरु बना लो और किसी को भी, कोई भी जो योग सिखाने वाला हो, उससे प्राणायाम की प्रक्रिया सुने तो एक कंसंट्रेशन है, प्रॉपर कंसंट्रेशन है। अपनी बुद्धि को भी चालना बहुत अच्छी मिल सकती है। आप जो निखार लाना चाहते हैं अपने काम में, अपने रियल लाइफ में भी, तो मिल सकता है। तो और मेरा एक और भी एक कहना है कि नाटक को, ये जैसे पीटी क्लास है हर स्कूल में, वैसा कंपलसरी कर देना चाहिए नाट्य विधा। भले उसके मार्क्स हो ना हो, लेकिन वो कंपलसरी करना चाहिए। नॉट टू प्रोड्यूस एक्टर्स, नॉट टू प्रोड्यूस ओनली डायरेक्टर्स और राइटर्स। भावक भी तो चाहिए, अच्छे स्पंदन वाले ऑडियंस भी तो चाहिए। वो कहाँ से आएगा? जिसे काव्य की, जिसे गद्य की, जिसे साहित्य की, जिसे कला की रुचि हो, ऐसी रुचि संपन्नता हम कैसे उत्पन्न करेंगे? तो मुझे ऐसा लगता है कि हर स्कूल में ये विधा जो है वो कंपलसरी सिखानी चाहिए। थैंक यू वेरी मच। और मुझे ऐसा लगता है कि समय बड़ा तेज़ी से भाग रहा है और मैंने मेरी बात रखी है और मेरा प्रवास जारी है। अब मेरा आने वाला जो नाटक होगा वो सरदार और विवेकानंद, ये 2 नाटक हैं, तो उसकी तैयारी जारी है। तो फिर से मिलेंगे ज़रूर। और फिल्म जारी है, वो तो ब्रेड एंड बटर भी है और हर कलाकार ये चाहता है कि वो फिल्मों में काम करे, तो मैं भी करता हूँ। बट हम आज रंगकर्म की बात यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू कोकोनट ये प्लेटफॉर्म देने के लिए, चाय वाय एंड रंगमंच। और अब हम इसके बाद ज़रूर रीटा जी के वक्तव्य का लाभ लेंगे। धन्यवाद। थैंक यू।